प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव का हुआ आगाज। पीएम ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार को आयोजित की जाएगी बैठक में चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी समस्या। शुक्रवार तड़के 4 बजे से अपनी दिनचर्या के बाद सीएम योगी ने लगाया था जनता दरबार। मुरादाबाद दौरे पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हुआ बवाल। अखिलेश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी और साथी कार्यकर्ताओं ने की पत्रकार के साथ मारपीट। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आना हुआ शुरू। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,285 नए मामले आए सामने। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें साल के जश्न की शुरुआत कर दी है और जश्न के इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है आजादी का अमृत महोत्सव। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 7 जगहों पर डिजिटल तरीके से प्रदर्शनों का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में साबरमती आश्रम में किया। कुल 37 राज्य स्तरीय प्रदर्शनों का उद्घाटन जाने माने लोग करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को भी हरी झंडी दिखा उन्होंने यहाँ पर उसको रवाना किया। और आपको बता दें कि दांडी मार्च उसी रूट पर निकाला गया जिस रूट पर 91 साल पहले गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था और नमक कानून को तोड़ा था। वर्ष 1930 में आज ही के दिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और नमक कानून को तोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की जाएगी और इस बैठक में चुनावी राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। दरअसल इस महीने के अंत से यहां पर 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और साथ ही पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे और सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहा है। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर विचार के लिए एक बार फिर से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक का आयोजन कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज होगा सीएम तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का विस्तार। नई कैबिनेट में आज 11 मंत्री करेंगे शपथ ग्रहण और साथ ही आपको बता दें कि शपथ लेंगे 11 मंत्री। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें कि तीरथ सिंह सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आपको बता दें कि 11 मंत्री शपथ लेंगे और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है होने जा रहा है और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड नेतृत्व में जो है बदलाव हुआ, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने और अब तीरथ सिंह सरकार के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से और साथ ही आपको बता दें कि आज होगा सीएम तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का विस्तार और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर 11 मंत्री जो है शपथ लेंगे और साथ ही आपको बता दें कैबिनेट के विस्तार को लेकर ही जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति में कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन तीरथ सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो मेरे साथ राम गोपाल फोन पर जुड़ रहे हैं। राम गोपाल, तीरथ सिंह सरकार की कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, क्या कुछ पूरा जो है कार्यक्रम रहेगा, पूरी जो है ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रही है? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है सीएम के चेहरे को लेकर के,
और अब कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी होने जा रहा है। 11 मंत्री जो है मंत्रिमंडल के शपथ लेंगे और अलग अलग विभाग जो उनको दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बता दें आपको बिलाल की अब जो बीजेपी पार्टी है कहीं ना कहीं जनता को ये दिखाना चाहती है कि एक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जिस तरीके से नए नए जिम्मेदारी जो अलग अलग कई ऐसे नए चेहरे होंगे जिनको दी जाएगी, और जो कई ऐसे पुराने चेहरे भी हैं जिनको जो है बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। बिलाल बिल्कुल, तो क्या कुछ माना जा रहा है, किस किस का नाम की अभी जो है जानकारी मिल पाई है कुछ आपके सूत्रों के हवाले से, कोई कि कौन कौन जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बिलाल, जिस तरीके से अब जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, खबर ये आ रही है बिलाल की जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत, उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और जो कैबिनेट के मंत्री थे शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, जिनके पास वर्तमान में जो चार्ज था, अब उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिलाल बिल्कुल, तो ये बदलाव जो है आज देखने को मिलेगा, नई नई जिम्मेदारी दी जाएंगी। चलिए, शुक्रिया आपका राम गोपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड की सरकार का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार को बताया भ्रष्ट, और साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी राज्य में चरम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इस तरह का आरोप योगी सरकार पर लगाया है और कहा कि जीरो टॉलरेंस के यहां पर जो है बयानों का असर नहीं है। वृक्षारोपण अभियान में हुआ घोटाला, 4 साल में एक एक्सप्रेसवे भी नहीं बना पाई है सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को भ्रष्ट बताया है और साथ ही कहा कि योगी सरकार जो है एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बना पाई और जो है बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि जीरो टॉलरेंस के बयानों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार को घेरा और कहा कि वृक्षारोपण अभियान में भी घोटाला हुआ। तो कई मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जो है घेरा है और कहा कि 4 साल में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बना पाई है सरकार। पीडब्ल्यूडी के कामों से सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, इस तरह के जो आरोप जो है अखिलेश यादव की तरफ से राज्य की योगी सरकार पर लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि साथ ही यहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में एक भी एक्सप्रेसवे राज्य की योगी सरकार नहीं बना पाई है। बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस तरह के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार पर लगाए गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आसिफ बेग मेरे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, एक बार फिर से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा कई मुद्दों को लेकर और कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। यादव हमलावर होते रहते हैं बीजेपी पर, और एक बार फिर से जो है अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और करारा प्रहार भी किया है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और जो भी योजनाएं हैं उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। और जिस तरह से जो प्रहार है इनका योगी अखिलेश यादव का, इसे सीधे तौर पर लगता है कि आगे भी जो है अखिलेश यादव निशाना साधते रहेंगे। फिलहाल जो मुद्दे उठाए हैं अखिलेश यादव ने, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी ये नजर आ रही कि जिस तरह से जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और जो भी आंकड़े दिखाए गए उसमें कहीं ना कहीं जो है रोड जो निर्माण हुआ है उसमें काफी जो है अनियमितता बरती गई है, जिसको लेकर किसानों ने भी और आम लोगों ने भी जो है आवाज उठाई थी, जिसको लेकर जो है अखिलेश यादव ने एक बार फिर जो है बिल्कुल आसिफ, एक तो 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, वक्त कम है, अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई। चलिए, शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में करीब 18 घंटे के प्रवास के दौरान आज जनता दरबार लगाकर जनता की समस्या सुनी है।
शुक्रवार तड़के ही 4 बजे से अपनी दिनचर्या के बाद उन्होंने जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी और उसके बाद अधिकारियों को कार्रवाई का भी निर्देश जारी किया। इसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ रवाना हो गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में शुक्रवार को सुबह आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता की समस्याएं सुनी हैं। इसके साथ ही वहां पर मौजूद सभी अधिकारियों को समाधान कराने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ का यहां पर दर्शन किए, साथ ही आपको बता दें कि पूजा पाठ की। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज और साथ ही गुरु महंत अवधेयनाथ महाराज की यहां पर समाधि का भी दर्शन करने के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और यहां लगभग 100 फरियादी मौजूद थे, जिनकी समस्या सीएम योगी ने सुनी है। और इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या पहुंची हैं और कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और साथ ही आपको बता दें कि 3 बजे राज्यपाल पहुंचेंगे अवध विश्वविद्यालय। 13 मार्च को बलिया के लिए हेलीकॉप्टर से होंगी रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची अयोध्या और साथ ही आपको बता दें कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और 3 बजे राज्यपाल पहुंचेंगे अवध विश्वविद्यालय। 13 मार्च को बलिया के लिए हेलीकॉप्टर से होंगी रवाना। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आसिफ बेग मेरे साथ लखनऊ से सीधा फोन पर जुड़ गए। आसिफ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या पहुंची, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? फिलहाल बता दूं कि यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जो अध्यक्ष दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। वह दीक्षांत समारोह में शामिल हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ जो है वह नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में भी शामिल होगी और इसके बाद जो है 3 बजे वह अवध विश्वविद्यालय पहुंचेंगी और रात्रि विश्राम जो है आनंदीबेन पटेल जो है अयोध्या में ही करेंगी। साथ ही साथ जो है रामलला का दर्शन भी इनका कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और 13 मार्च की सुबह बलिया के लिए वह रवाना हो जाएगी और जिसके लिए जो है राज्यपाल के दौरे को लेकर जो है प्रशासन भी अलर्ट है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और यह दौरा काफी अहम है। इसलिए माना जा रहा है कि वह पहली बार माना जा रहा है कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचेंगी और इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि राज्यपाल के पूरे से कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। शुक्रिया आपका आसिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आप जिला पंचायत प्रत्याशियों की सूची करेगी जारी। 2 बजे तक सांसद संजय सिंह जारी करेंगे प्रत्याशियों की सूची और प्रदेश कार्यालय पर 2 बजे आयोजित होगी प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता में यहां पर जिला पंचायत जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप जिला पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। 2 बजे तक सांसद संजय सिंह जारी करेंगे प्रत्याशियों की सूची और प्रदेश कार्यालय पर 2 बजे जो है प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा और इसी प्रेस वार्ता में आप जिला पंचायत प्रत्याशियों के यहाँ पर जो है ऐलान करेंगे। पंचायत प्रत्याशियों की सूची जो है जारी करेगी आम आदमी पार्टी और आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय पर ही प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। 2 बजे तक सांसद संजय सिंह जारी करेंगे प्रत्याशियों की सूची। और चलिए बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में यहां पर गुरुवार को जमकर बवाल हुआ है। मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश की पीसी के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। सपा कार्यकर्ताओं ने यहां पर मीडिया कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान एक पत्रकार जमीन पर गिर गया था। हैरानी की बात यह है कि कार्यकर्ताओं की गुंडाई के दौरान अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की और हंगामा बढ़ने के बाद अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को शांत होने की अपील की। दरअसल गुरुवार को अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनावों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से मिलने मुरादाबाद पहुंचे। होटल
रिजेंसी में यहाँ पर अखिलेश की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। शुरुआत में उन्होंने पत्रकारों की तारीफ की, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे पत्रकारों के सवाल तीखे होते गए, अखिलेश यादव का संयम जवाब देता गया। सवालों से बौखलाए यहाँ पर अखिलेश जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कभी सवाल बीजेपी से भी पूछ लिया करो, क्या बीजेपी के ही सवाल पूछोगे। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज भी देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,285 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 117 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं और जो चिंता का विषय है, भारत में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर आपको बता दें कि यहाँ पर 1,97,000 पार पहुंच गए। और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना वायरस के अब तक कुल अगर आंकड़ों की बात की तो 1,13,08,846 मामले सामने आए। हालांकि इसमें से यहाँ पर 1,09,53,303 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 1,97,237 हो गए। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,98,000 आपको बता दें कि 306 लोगों की मौत। Even if you have mohalla clinic kind और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मदन कौशिक बन सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सीएम के बाद बदल सकता है प्रदेश अध्यक्ष। बंशीधर भगत सिंह की जगह मदन कौशिक हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। इस तरह की चर्चाएं अब उत्तराखंड बीजेपी जो है नेतृत्व में लगातार बदलाव हो रहा है। और आपको बता दें कि ताजा जानकारी में आप तक पहुंचा रहे मदन कौशिक बन सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सीएम के बाद बदल सकता है प्रदेश अध्यक्ष का। साथ ही आपको कि बंशीधर भगत सिंह की जगह पर मदन कौशिक हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और बताया जा रहा है कि चर्चा लगातार उत्तराखंड की राजनीति को लेकर निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए रामगोपाल हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ मेरे साथ सुना पर जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, मदन कौशिक बन सकते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ और ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, अभी जो खबर अभी भी मिली है, जो एक कार्रवाई जो आला कमान ने जो की है, जो मदन कौशिक है हरिद्वार से जो विधायक हैं हरिद्वार सिटी से, और जो वर्तमान में कैबिनेट के जो पद पर तैनात शासकीय प्रवक्ता थे मदन कौशिक, उनको अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो दी गई है। और जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं स्वामी यतीश्वरानंद, उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कई ऐसे चेहरे हैं बिलाल जिनको जो मंत्रिमंडल में जगह एक एससी को भी लेकर के, और जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह जो दी जा सकती है। बिलाल, बिल्कुल है, लेकिन क्या कुछ वजह मानी जाए कि मदन कौशिक को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल कर प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया जा रहा है, वजह क्या मानी जा रही है और क्या कुछ बदलाव और हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बिलाल, जिस तरीके से मदन कौशिक एक जो हरिद्वार सिटी से विधायक हैं, चार बार के विधायक रह चुके हैं, एक राजनीति का अच्छा अनुभव है इनको, और जिस तरीके से जो क्षेत्र में काम करना है, जनता के बीच में लगातार जाते हैं, और एक अपनी अच्छी पकड़ इनके द्वारा जो बनाई गई है बिलाल, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी का जो नेटवर्क है वो आला कमान का शायद यही फैसला हो सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जो इनको बनाया गया है, ताकि पार्टी का जो परिवर्तन है जिसको लेकर जनता के बीच में जाए और जनता का जो रुझान है वो पार्टी की तरफ आए। कहीं ना कहीं 2022 को लेकर के जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उसको लेकर के जो ये फैसले शायद मेरे हिसाब से जो लिए गए हैं बिलाल, बिल्कुल इसी को देखते हुए जो मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल राम गोपाल, जो है 2022 सबसे बड़ा अहम है और इसी के तहत ये बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे बदायूं। पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ता से यहां पर बातचीत करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स देंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पूर्व सीएम कल दोपहर जनपद कासगंज के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का जो है दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। और 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है उसी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। और आपको बता दें कि लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में वापसी करने को लेकर सपा लगातार धरातल पर उतरकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुट चुकी है। इसके बाद एक लगातार जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और 2022 विधानसभा चुनाव जो होना है उसी को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे बदायूं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात की जाएगी। 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। पूर्व सीएम आपदा से लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही दिशा निर्देश आगामी चुनाव को लेकर दी जा रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए सौरभ शर्मा हमारे संवाददाता फोन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचेंगे बदायूं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? जी, मैं आपको बताऊं कि आज आजम खान के समर्थन में साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव रामपुर से, और रामपुर से शुरुआत करने के बाद वो बदायूं आएंगे। बदायूं समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर उनके अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी इस सीट से हार हुई थी। इसी चीज पे मंथन करने के लिए और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए कैसे इस सीट पे फिर से अपनी पुनः पकड़ मजबूत की जाए, अखिलेश यादव आज आएंगे शाम को यहाँ पे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। जी बिल्कुल। और सौरभ, अगर बात की जाए तो 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर ये कार्यक्रम कितना खास माना जा रहा है? जी, मैंने वही कहा कि एक समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था बताइए, लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा था, जब ये सीट जो है बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली थी, जबकि सपा इस सीट को पक्का मान के चल रही थी। उसके बाद 2022 का जो चुनाव आना है उसमें जो है समाजवादी पार्टी फिर से जीत स्थापित करे, इसी को लेकर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है समीक्षा करेंगे और साथ ही तैयारियों में जुटे सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार और साथ ही शनिवार को हल्की बारिश हुई है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार तड़के ही मौसम का मिजाज बदल गया था, जहां पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। और वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि उत्तर भारत के पूर्व बताया कि पर्वतों पर इस हफ्ते 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और जिसकी वजह से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और साथ ही दूसरे राज्यों में हल्की बारिश की होने की संभावना है। और वहीं मैदानी और साथ ही मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो है ओलावृष्टि और साथ ही बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार तड़के मौसम का मिजाज बदला और वहीं आपको बता दें कि मध्यम ठंडी हवाएं बहने के साथ ही आसमान में अंधेरा छा गया था और हल्की बारिश भी हुई है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बसपा के पूर्व सांसद के आवास पर पुलिस पहुंची और आपको बता दें कि यहां पर दाऊद अहमद के वजीरगंज आवास पर पुलिस पहुंची है और आवास पर ही असामाजिक तत्वों के होने की सूचना मिली थी। पूर्व सांसद दाऊद अहमद से पुलिस पूछताछ कर रही है। हरदोई की शाहबाद सीट से बसपा सांसद थे दाऊद अहमद और उनके आवास पर पुलिस पहुंची। पुलिस को जो है जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ जो है लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उन्हें ताकि उनसे पूछताछ की जाए, उनकी धरपकड़ की जाए। बसपा के पूर्व सांसद के आवास पर पुलिस पहुंची और आपको बता दें कि दाऊद अहमद के वजीरगंज आवास पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस को यहाँ पर
जो है आवास पर असामाजिक तत्वों के होने की जानकारी मिली थी। पूर्व सांसद दाऊद अहमद से पुलिस पूछताछ कर रही है। हरदोई की शाहबाद सीट से बसपा सांसद जो रह चुके हैं दाऊद अहमद। और इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को किया गया ट्रांसफर। आपको बता दें कि प्रयागराज सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ जेल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। धनंजय सिंह का सामान न पहुंचाने पर दारोगा से नाराजगी जताई है। कुछ अधिकारियों ने उन्होंने अधिकारियों पर कहा कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह का भी आरोप धनंजय सिंह की तरफ से लगाया गया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ जो है का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है धनंजय सिंह की तरफ से और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अब ट्रांसफर किया गया है। प्रयागराज सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ जेल के लिए शिफ्ट किया गया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हैदराबाद में आयशा सुसाइड केस की वायरल वीडियो के बाद संभल में भी पति और साथी ससुरालियों में यहां पर पीड़ित नेहा नाज ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सुसाइड के लिए पति और साथी ससुराल पक्ष पर सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीड़िता ने यहां पर फेसबुक पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के डीजीपी, एडीजी और साथ ही संभल पुलिस को वीडियो टैग कर आरोपी पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही जानकारी दी है कि पीड़िता के यहाँ पर पति पीड़िता से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और वही मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था। 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि मुझे मेरे अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। 10 लाख रुपए नहीं देने पर उन्होंने ये बोला। नहीं, आपने ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि सर बेटी हमें नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या उसमें? जी ऐसा नहीं, वो चाहिए कि ऐसा हमें बेटी नहीं चाहिए, हम औलादे नहीं चाहिए। वो छोड़ना चाहते हैं मुझे, वो रखना ही नहीं चाहते, उनके इरादे नेक नहीं है। अच्छा, वायरल वीडियो में आपने क्या मांग की है? मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी से क्या मांग किया है? किस तरह? मेरे साथ जो भी हो न्याय हो और उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलाई जाए। क्या हुआ? आपकी FIR दर्ज, आपका केस दर्ज हो गया है? जी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश, सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक संरचना के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश कर दिए गए। लोक निर्माण के निर्माण पर यह कार्रवाई होगी। अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और इस पूरे जो है मामले को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश, सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक संरचना के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए। 2011 के बाद के निर्माण पर यह कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित अधिकारी उसके जिम्मेदार होंगे, फिर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर। आपको बता दें कि मिशन रोजगार के मामले में मुख्य सचिव हुए सख्त। रोजगार के आंकड़े अपडेट नहीं करने वाले विभाग को भी तलब किया गया। 15 मार्च को अपर मुख्य सचिव और साथ ही प्रमुख सचिव की होगी बैठक। मिशन रोजगार के तहत 15 दिन में आंकड़ों को करना होता है अपडेट। सभी विभागों को रोजगार से संबंधित आंकड़ों को करना होता है अपडेट, लेकिन अपडेट नहीं होने पर नाराजगी भी यहां पर व्यक्त की है। मिशन रोजगार के मामलों को लेकर मुख्य सचिव सख्त नजर आ रहे हैं। रोजगार के आंकड़े अपडेट नहीं करने वाले विभाग को तलब किया गया। 15 मार्च को अपर मुख्य सचिव और साथ ही प्रमुख सचिव की बैठक होगी और मिशन रोजगार के तहत 15 दिन में आंकड़ों को करना होता है अपडेट। सभी विभागों को रोजगार से संबंधित आंकड़ों को अपडेट करना होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार। पैसा कोई भी कमा सकता है, मगर समझदारी तब है जब इसका इस्तेमाल सही जगह पे हो। हेल्थ पॉलिसी की चिंता हो या क्रेडिट कार्ड के बिल की परवाह, बात होम लोन की हो या सही जगह पे निवेश की,
पैसा कहां और कितना लगाना है? ऐसे हजार सवालों का एकमात्र जवाब अतुल कुमार के गुरु मंत्र मनी मंत्र लोकमंच पर। खेत खलिहानों से लेकर सड़क तक, नमस्कार,